फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री की वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपको फिजिक्स की वीडियो दी थी, उसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। और बायो की वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया और फिजिक्स की वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया। अब मैं केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में आज मैं पहले चैप्टर वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं शेड्स ऑफ मैटर पहले पढ़ा रहा हूँ। तो शेड्स ऑफ मैटर को इंतजार करते, मतलब आज की वीडियो लंबी हो सकती है, तो डोंट वरी। आप मतलब देख लेना 2x पे, थोड़ी भी लंबी हो सकती है। शेड्स ऑफ मैटर बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैं एक ही बार में लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे समरी की तरह भी ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन की तरह भी ले सकते हैं। और मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए खूब हेल्पफुल है जो बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं और मतलब एक रात पहले पढ़ के जाते हैं। तो बच्चे, उनके लिए खूब हेल्पफुल है। और उनके लिए भी जो रिवीजन करना चाहते हैं, फुल पढ़ना चाहते हैं तो आप बता देना, मैं फुल पढ़ा दूंगा। चलो शुरू करते हैं। आप शेड्स ऑफ मैटर बिना वक्त जाया करते हुए। शेड्स ऑफ मैटर बेसिकली अब 3 शेड्स होती है मैटर की, आप जानते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और 2 शेड और होती है, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेशन शेड, बोस आइंस्टाइन शेड होती है वो लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लिक्विड और सॉलिड शेड का चैप्टर अलग से बनाएंगे, लेकिन पहले हम गैसेस शेड का बनाते हैं। यहाँ पर गैसेस शेड, जैसे कि समझ आ रहा है, हम गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं। गैसेस, लेकिन हम जानते हैं कि गैस को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आइडियल गैस, जैसे आप जानते हो कुछ बच्चे बहुत आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं, मतलब मानो कि वही भगवान है। वो मतलब हर चीज़ पूरे डिसिप्लिन वे में छोड़ देते हैं, पर आइडियल चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप जानते हैं बच्चे इतने डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते हैं आप जानते हैं। और जो रियल चीज़ अलग ही होती है कुछ, तो ऐसी गैसेज में भी है। आइडियल चीज़ तो है, आइडियल गैस होती तो है, लेकिन मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस के जो पैरामीटर है वो फॉलो नहीं करती रियल गैस। तो आइडियल गैस से मैं शुरू करूंगा, फिर आपको रियल गैस की तरफ ले जाऊंगा। आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस वो होती है जो कि मैटर की, मतलब वो गैस जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ गैस है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस हम बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। पीवी इज इक्वल टू एन। एन क्या है? मोल्स है। मोल्स जो उस गैस के हैं, जो फिक्स होते हैं कंटेनर में, जितने मोल डालते होते फिक्स होते हैं। आर, आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट है। गैस कॉन्स्टेंट की 2 वैल्यू रख सकते हैं आप, 0.0821 लीटर स्क्वायर, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, एक ये वैल्यू रख सकते हैं। प्लस दूसरी वैल्यू आप रख सकते हैं 25/3 या फिर 8.31 जूल बटे में मोल केल्विन। ये 2 वैल्यू है। इसको इस चैप्टर में आप 0.0821 से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप 1/12 वैल्यू रखें, ताकि आपका न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो। और 8.31 को भी जिस चैप्टर में आपको यूज करना होगा मैं बता दूंगा, और उसे आप 25/3 रख के सॉल्व करिए न्यूमेरिकल्स को। और आर के बाद आता है टी। टी है टेम्परेचर, जो हमेशा केल्विन में रहेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको टी टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है यहाँ पर। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब गैस का वो, गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस वो भी होती है जिसमें मतलब दोनों मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को खींचते नहीं है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल आइडियल गैस दबाने पे पूरी दब जाती है। और आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है, मतलब वो बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं करते एक दूसरे पे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। अब आइडियल गैस के जो ये इक्वेशन आई है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये एक्चुअली समेशन है 4 लॉज का। 4 लॉज में आते हैं पहले आइसो, जैसे कि 4 लॉ में पहले आपके आता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-यूजेक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। चार्ल्स लॉ पहले मैं आपको, लेकिन बॉयल्स लॉ बताऊंगा। बॉयल्स लॉ में अब बताता हूँ। बॉयल्स लॉ में एक्चुअली जो पूरी इक्वेशन थी उसमें अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो फिर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ, प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और इसे और भी चीज़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लॉग लगा दो, आप लॉग लेके इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। इतना डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आपको पता है लॉग लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्राफ तो आपको आता ही होगा, बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं लोग आपको। तो लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी बनेगा। बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपसे कोई मोल्स पूछ ले, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देके बोल दे कि N1 N2 N3, 3 लाइनें बना के बोल दे किसके मोल्स ज़्यादा है, तो याद रखिएगा ग्राफ में नीचे जाओगे ना, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो बाई एक्सिस में, तो जो मोल्स पहले आएंगे वो बड़े होंगे, जो मोल्स नीचे कम आएंगे बाद में आएंगे वो छोटे होंगे। यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हो, N1 यहाँ पर N1 है या N2 है या N3 है, तो N1 ग्रेटर देन N2, N2 ग्रेटर देन N3। ऐसे आप यहाँ पर ट्रिक है। और ऐसे मैं चार्ल्स लॉ पे आता हूँ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ को हम आइसोबैरिक कंडीशन भी कहते हैं, कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपसे सिंपल वैसे भी आपसे मतलब क्वेश्चन
वही है कि इसको अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपसे ग्राफ बनवा के पूछ लेगा। आपको पता है बेसिक मैथ्स आप बेसिकली सॉल्व कर लोगे। ट्रिक इसकी भी बता देता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले गेलुस पढ़ लेते हैं, दोनों के ट्रिक साथ में बताता हूँ। क्योंकि मैं गेलुस वॉल्यूम लॉ में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर बटे में टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन आई। अगेन आप ग्राफ खुद देख लीजिएगा इसके, लेकिन आपको ग्राफ में मैं ट्रिक दोनों के बता देता हूँ एक साथ। कि अगर आपसे मोल्स बोलेगा तो मोल्स वाली ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। मोल्स नीचे जाने पे घटते हैं यहाँ पर है, लेकिन आप अगर मैं दूसरी चीज़ है प्रेशर और टेम्परेचर पूछेगा तो नीचे से ऊपर से नीचे आते समय प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते हैं, मोल्स घटते हैं, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। और अब मैं आपको अवोगाद्रो लॉ बताता हूँ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हैं। कुछ लोग इसे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज़ गलत है एक्चुअली, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं वॉल्यूम के। क्यों ऐसा, क्यों मैं बता रहा हूँ, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। आप जितने गैस में एक बार मोल डाल दिए वो कांस्टेंट है, इसके बाद आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम जैसे कि आप जानते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अब इन सब चीज़ों को आप समेशन करिए तो आपकी इक्वेशन है कि PV इक्वल टू NRT। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जो कि है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली ये है कि आइडियल गैस कितनी तेजी से फैलती है। आइडियल गैस बेसिकली देखो, आपने मान लो एक कंटेनर लिया है, उसमें एक छेद कर दिया, अब वहाँ पर उसमें बहुत सारी गैस भरी हुई थी। जैसे आप गुब्बारा ही ले लीजिए, गुब्बारे में छेद करोगे तो फिर मान लीजिए गुब्बारे में आइडियल गैस है, आइडियल गैस एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन मान लिया हमने एक बार के लिए भर दिया आइडियल गैस उसमें, तो उसमें हमने छेद करा तो गैस कितनी तेजी से बाहर आएगी। गैस ने तेजी से बाहर आकर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितने टाइम में ट्रैवल करा उसे हम कहते हैं गैस के फैलने का रेट। रेट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गैस अपॉन में टाइम टेकन बाय इट। और इसे एक तरीके से और ले सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस बटे में मोलर मास ऑफ द गैस, ऐसे भी ले सकते हैं। और एक और भी ले सकते हैं डिफ्यूज मोल, हमने गैस में गुब्बारे में छेद करा तो कितने मोल डिफ्यूज हो गए, कितने मोल बाहर आ गए, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज बटने में टाइम, ये भी एक तरीका है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, चीज़ों को कांस्टेंट करा करा के आपसे पूछ लेगा कि कांस्टेंट करा करा के ऐसे बोलेगा कि वो मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है तो मोलर मास दे देगा और आपसे पूछेगा रेट बताओ, एक का रेट दे देगा दूसरे का पूछ लेगा, ऐसे मोल्स में भी कर लेगा। तो अब मैं आपको एक और टॉपिक के ऊपर अगले टॉपिक पे ले जाता हूँ कि जिसका नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का लॉ है। अब मैं किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, किसी गैस के पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर इनटू में उसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ गैस अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द गैस, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में और डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन चैप्टर में। वो भी आएगा जो लिक्विड स्टेट है, बेसिकली सॉल्यूशन का नाम ही लिक्विड स्टेट है, उसमें हम मोल फ्रैक्शन के बारे में दिक्कत करेंगे, समझ ना आए तो कोई नहीं, लेकिन आप ये याद रखिए ये मतलब क्या होता है कि बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक में बताऊंगा ये मैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के बाद फाइनली हम आते हैं उस चीज़ पे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ होता है बेसिकली जो कि जिसके वाई एक्सिस पे हम रखते हैं फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर में मान लो, एक कंटेनर मान लीजिए आप, उस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, इधर उधर घूम रहे रैंडमली, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं आइडियल गैस के, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए जहाँ भी मतलब मूव करे उसकी मर्जी है। तो इसीलिए तो हम मान लीजिए जो कर्व होता है ऐसे, उसमें वाई एक्सिस पे नंबर फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल और उनकी कौन सी स्पीड है, ये एक्स एक्सिस पे। तो फिर जिन गैस हम सबका देखेंगे, तो फिर सारे गैस मॉलिक्यूल का जब हमने निकाला तो हमने देखा कि एक स्पीड है जो फिर सारे गैस मॉलिक्यूल में बहुत कॉमन है, उस स्पीड को कहते हैं वी मोस्ट प्रोबेबल, वो प्रोबेबल वेलोसिटी, वो बिल्कुल ग्राफ के बिल्कुल जहाँ पीक आ रहा है वो हमारे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे हमने सारी गैस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ली, उसका एवरेज निकाला, एवरेज निकालना आता होगा, वेलोसिटी इनटू में उसका v1n1 प्लस v2n2 अपॉन में v1 अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। n क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब नंबर है, मतलब वो कितनी वेलोसिटी है वो आप नंबर और वेलोसिटी इनटू नंबर, ठीक है, आप होप तो समझ ही लोगे। उसके बाद वी एवरेज के बाद आगे अगली वेलोसिटी होती है आरएमएस। आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, आरएमएस इसे हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जब इसका निकाल रहे होते हैं तो हम इसका उल्टा करते हैं,
स्क्वायर मीन रूट। आप पहले स्क्वायर करिए जो वेलोसिटी आपको गिवन है, फिर सारी वेलोसिटी का मीन निकालिए स्क्वायर करके, जो जो सारी वेलोसिटी है। जैसे मान लें 5 मॉलिक्यूल है गैस के कंटेनर में, 5 का हमने पाँचों का स्क्वायर करा सेपरेटली, फिर उन पाँचों का मीन निकालिए डिवाइड बाय 5 करके, फिर हमने उस पर ऊपर रूट लगा दिया जो भी वैल्यू आई आपकी, तो ये हमारी वी आर एम एस आ गई। अब वी आर एम एस की अब मैं तीनों की वैल्यू बता देता हूँ, तीनों को निकालने का फॉर्मूला होता है। वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3RT/m, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है 5√T/m, ये और 5√T/m। अब आपका अगला फॉर्मूला वी एवरेज का बता रहा हूँ मैं, 4.6√T/m। वी एवरेज का एक और फॉर्मूला होता है √2RT/m। और तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वी मोस्ट प्रोबेबल का, जिसका फॉर्मूला होता है 4.2√T/m। ये फॉर्मूले है, डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ लेंगे, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी और आपसे डायरेक्ट मतलब वैल्यू दी होगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है 3/2 PV या फिर 3/2 nRT। और हम कभी भी काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब हम काइनेटिक एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं, हम जो काइनेटिक एनर्जी हम एवरेज निकाल सकते हैं सारे मॉलिक्यूल की, लेकिन एक की निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसके बाद आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी के निकाल लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको रियल गैस के ऊपर लेकर चलता हूँ। रियल गैस आपको इंतजार होगा वो असल में बच्चा है कैसा, तो बेसिकली गैस असल में होती कैसी है। असल में रियल गैस वो है जो कि इस इक्वेशन को अप्रूव करे, P + n²a/b² इंटू में v - nb = nRT, जहाँ पर n²a/b² प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर में करेक्शन आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और nb = वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम में भी करेक्शन आई है। अब ऐसा क्यों? हमने आइडियल गैस में दो चीज़ें डिस्कस करी थी आपसे कि गैस का मॉलिक्यूल होता है वो रैंडमली मूव करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो बच्चा है उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ बच्चे को पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, वैसे गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर भी अट्रैक्शन करती है मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पीछे पकड़ के खींचता है। तो फिर और वो मतलब मान लीजिए ये सपोज तो एक कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल जाके उसके गैस पे जिस प्रेशर से मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है वो प्रेशर हमारा वहाँ पर हम रखते हैं P/nRT में, लेकिन असल में वो प्रेशर से कम हो जाता है क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल उसे खींच रहा है, तो वो पीछे आने लगता है वो मॉलिक्यूल थोड़ा। तो जितनी तेजी से टकराना था वो मॉलिक्यूल उस गैस के कंटेनर से उतनी तेजी से नहीं टकरा पाता है, उससे कम तेजी से टकरा पाता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम तेजी से टकरा पाया तो माइनस, ठीक है, तो माइनस करा और फिर वो माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो जो प्लस की वैल्यू है प्रेशर करेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, उसकी वैल्यू आई n²a/v², और जो n²a/v² है वो प्रेशर करेक्शन है बेसिकली ये है, तो ये प्लस आया, उतना प्रेशर लगा है उस मॉलिक्यूल पे। तो अब वो प्रेशर करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, n/v के, n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर करेक्शन। अब ये कैसे है मैं आपको सेपरेटली समझाता हूँ। n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें एक इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n/v × n/v, और n/v क्या एक n/v तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल उस कंटेनर से जाके टकरा रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो फिर वो प्रेशर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे ना, इसलिए प्रेशर करेक्शन के ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा n/v ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल उसे पीछे खींच रहे हैं, वो टकराने में मतलब फिर वो देरी करेगा ना, इसीलिए ये दो n/v को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा nb हमारा वॉल्यूम करेक्शन है, जो कि आपको वॉल्यूम होता है मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल और दूसरे गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि गैस के वॉल्यूम होता है ना वो होता ही नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, गैस पूरी कंप्रेसिबल होती है, पर रियल गैस ऐसी नहीं है। रियल गैस वो दबाओगे दबेगी नहीं, वो रजिस्ट करेगी। क्यों रजिस्ट करेगी? उनका वॉल्यूम होता है कुछ, हाँ, और इतना होता है कि अगर आप पिस्टन से किसी गैस को कंटेनर में दबाओगे तो पूरी तरह से नहीं दब पाएगी। इसीलिए क्यों नहीं दब पाएगी बताता हूँ मैं। दो मॉलिक्यूल है, लेट सपोज एक दूसरे ने वॉल्यूम को घेर लिया, और जब ये दो मॉलिक्यूल होंगे तो ये बेशक दो मॉलिक्यूल जगह घेर रहे हैं, तो लेकिन ये जगह चार की घेरेंगे। जैसे दो लोग जा रहे होते हैं हाथ पकड़ के, तो आप उनके बीच से थोड़ी घुस जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप वो चार लोगों की जगह आप नहीं घेर सकते ना, उसके सामने से जा सकते हैं पीछे से आपको साइड से निकलना पड़ेगा। सेम ये लॉजिक है। आप वो है तो दो मॉलिक्यूल, लेकिन वो चार मॉलिक्यूल की जगह घेरेंगे, तो वो कितनी जगह घेरेंगे? 4 इंटू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4 इंटू 4/3 πr3, इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। तो फिर ये हम वॉल्यूम करेक्शन आपको समझ आया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको
रियल गैस की दुनिया में और आगे लेके जाता हूँ। ये ए है, ए हमारा मतलब किस गैस का ज़्यादा होता है और बी किस गैस का ज़्यादा होता है। तो ए बेसिकली उन मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग होगी तो मतलब अट्रैक्शन सबसे खतरनाक अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी में भी पाया जाता है और इसे आगे से ब्रीफली समझाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे खतरनाक वाला अट्रैक्शन है, मजबूत। उसके बाद पोलर बॉन्ड में अट्रैक्शन होता है, उसके बाद नॉन पोलर बॉन्ड में अट्रैक्शन होता है। मतलब तो बेसिकली ए की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा, उसके बाद पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल में, उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। अब लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, SO2 का ए ज़्यादा होता है अमोनिया से। अब SO2 होती है, वो होती क्या आपकी पोलर बॉन्ड है उसमें, लेकिन उसका ए फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले से ज़्यादा आ रहा है, जो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि SO मतलब इसका रीज़न नहीं है। आप केमिस्ट्री में आप एक्सेप्शन को रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ की अगर डेप्थ में जानने लगे तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे। इसीलिए आपको मैं इसका लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है, ऐसा नहीं है मैं नहीं बता सकता। आप बेशक गूगल कर लीजिए, लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड पर आ रहा हूँ अभी, और ये वन शॉट है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं और बताता हूँ, बी है वो किसका ज़्यादा होगा? बी उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा, वही ज़्यादा जगह घेरेगा ना, वॉल्यूम में करेक्शन उसका ही ज़्यादा आएगा, जो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो जिसका ज़्यादा मास वो ज़्यादा जगह घेरेगा, जिसका ज़्यादा वॉल्यूम वो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, CH4 मीथेन है, उसका बी ज़्यादा होता है O2 से। क्यों होता है? इसीलिए होता है, इसका भी रीज़न मैं नहीं बताऊंगा, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे ही चलती है, आप जानते हैं। तो फिर मीथेन में मोलर मास कम होता है, लेकिन और O2 का मोलर मास ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर वॉयलेट हो गया लोग, लेकिन आप याद रखना इन दोनों केस को, एज इट इज आपसे जो भी पूछे बताने हैं। अब मैं फाइनली आपको अमेगेटिक कर्व पे लेकर जाता हूँ। ये कर्व है जो कि एक लाइन होती है, जो Z, इसमें एक Z की वैल्यू होती है। जो Z होता है, Z बेसिकली क्या होता है? Z बेसिकली होता है, वाई एक्सिस पे आपने Z रखा है और एक्स एक्सिस पे हमारा प्रेशर है, ठीक है। और ये एमेगेट करके मतलब वाई और एक्स एक्सिस समझाई मैंने। और Z होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू PV बॉन्ड में NRT होती है। N को 1 रखोगे, एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मोल के लिए, तो फिर N 1 रखोगे। अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वो रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट होगी, उसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है। और Z अगर 1 से कम है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। और A है, जो A पर मतलब वैंडरवाल कॉन्स्टेंट है ना A, तो वो हमारा अट्रैक्शन को दिखाता है। तो मान लीजिए जो हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के आपको कर्व में दिख ही रहा होगा कि जितने भी वो हैं गैसेज हैं, उनके कर्व Z से 1 है, Z से कम है, 1 से कम है Z, तो फिर उनका A ज़्यादा है। और जो हाइड्रोजन हीलियम है उनका A कम है। तो हाइड्रोजन हीलियम है, उनका A 1 से ज़्यादा, मतलब Z 1 से ज़्यादा है ना, तो उनको हम लिक्विफाई भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसका रीजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कहीं कभी नहीं बता, एक्सेप्शन ये वाली जरूरी है, पूछी भी आती है एग्जाम में। क्यों? देखो, हाइड्रोजन हीलियम में अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी मैं आगे बताऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आइडल गैस कांट भी लिक्विफाई, मतलब रियल गैस और आइडल गैस लिक्विफाई नहीं कर सकते उस गैस को। तो वो लिक्विफाई का लास्ट टेम्परेचर जिसमें हम उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, वो टेम्परेचर उसका माइनस में होता है। हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर सबसे कम होता है -273, उसके भी बियॉन्ड चला जाता है ये टेम्परेचर इनका, -283 कुछ ऐसे चला जाता है, इसलिए हम इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। और अट्रैक्शन इतना इनका अट्रैक्शन इतना कम होता है, रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए दो गैस के मॉलिक्यूल खूब रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, और लिक्विफाई करने के लिए आपको पास लाना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि आप जानते हैं, एक चीज़ तो पता होगी, बचपन में बताई होगी कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, रैंडम होते हैं। ये लिक्विड के थोड़े पास में होते हैं और सॉलिड के सबसे पास में होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को गैस को लिक्विड बनाना है तो आपको मॉलिक्यूल्स को पास लाना पड़ेगा, और पास लाने के अट्रैक्शन चाहिए होता है। अब अट्रैक्शन तो कैसे आएगा? ए से आएगा, वो वाले ए जो मैंने आपको प्रेशर करेक्शन बताया। तो इनका ए कम होगा, कम ही नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि इनका Z 1 से बड़ा है, इसीलिए हम इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। लॉजिकल क्वेश्चन है। अब मैं आपको एमेगेट कर्व में आगे बता देता हूँ कि ग्राफ है, इसमें आपको 3 कंडीशन है बेसिकली याद करना, एग्जाम में पूछी जाती है। लो प्रेशर में अगर मैं आपसे इसकी ट्रिक बताता हूँ पहले मैं आपको कि जो आपको मैंने इक्वेशन बताई ना, P + n² a/v² b - nb = nRT, इस इक्वेशन में आप ना ये ट्रिक अप्लाई करो कि जो बड़ी वाली टर्म आएगी ना, जैसे मैंने पूछ दिया हाई प्रेशर पे, ज़्यादा हाई प्रेशर पे पूछता हूँ मैं कि हाई प्रेशर पे ये रियल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है। तो आपको जो हाई प्रेशर बोला मैंने, प्रेशर हाई है, प्रेशर को करो, प्रेशर के वॉल्यूम को, बड़ी चीज़ में एरर को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर आपने डिस्टेंस नापा, उसमें मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर का एरर है, तो आप एक उस एरर को लोगे थोड़ी, उस एरर को इग्नोर कर दोगे। तो प्रेशर है, प्रेशर में मान लो हाई प्रेशर है, तो उसमें थोड़ा मोटा एरर आ गया तो हमने उस एरर को इग्नोर कर दिया, पूरा प्रेशर ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो उसकी कंडीशन निकल के आती है
मतलब प्रेशर हाई प्रेशर पे कंडीशन Z ज़्यादा आना चाहिए 1 में। ग्राफ में देखिए हाई प्रेशर पे Z 1 से बड़ा हो गया, सारी गैसेस की तरफ ऐसे आ रहे हैं ऐसे, तो Z बड़ा हो गया हाई प्रेशर पे, एक्स एक्स में आगे आने पे Z 1 से बड़ा हो गया है। तो फिर अब मैं इसे ग्राफिकली भी, आप जब इस इक्वेशन में प्रेशर की टर्म को निगलेक्ट कर दोगे, प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म रह जाएगा, आप सॉल्व करिए और लास्ट में आपका निकल के आपकी वैल्यू आएगी प्रेशर इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बटे में आर टी। तो फिर ये टर्म आपका निकल के आएगा। और एमागेट कर्व में मैंने आपको दिखा दिया, मतलब दोनों बातें मैंने प्रूव कर दी। एमागेट कर्व में Z 1 से ज़्यादा है हाई प्रेशर पे, और हमने इक्वेशन से भी प्रूव कर दिया। अब मैं आपको लो प्रेशर पे लेके चलता हूँ। लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बॉयल्स लॉ आप जानते हैं ना, लो प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा। और अब इसमें जो टर्म आते हैं इसको भी आप सोल्व करेंगे। हाई वॉल्यूम का वाले टर्म को निगलेक्ट करिए, करेक्शन वाले को, प्रेशर वाले को रहने दीजिए। अब आपका जो टर्म निकल के आएगा वो आएगा आपका टर्म P इज इक्वल टू 1 माइनस ए बटे में बी आर टी, ए बटे में बी आर टी। अब इसके आगे आप बढ़ोगे। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आपकी गैस, रियल गैस होती है, वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है। और ये ग्राफ में आप ऊपर भी देख सकते हैं, पहले गैस ऐसे आएगी ग्राफ में एमागेट कर्व में, पहले एक गैस का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ऐसे, आप लो प्रेशर कम करते जाइए, मतलब एक्स एक्सिस में इधर आते जाइए और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। बॉयज लो में देखा होगा, जिसका तरफ ज़्यादा ऐसे जाता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऐसे में, प्रेशर वॉल्यूम टर्म में। तो फिर यहाँ पर बिल्कुल हाई टेम्परेचर में एकदम सीधी लाइन आ जाएगी आइडियल गैस, और जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगी वो टेम्परेचर था बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू आप एज इट इज याद कर लीजिए 2A बटे में आर बी। और उसके बाद एक टेम्परेचर आएगा जो कि बॉयल टेम्परेचर से कम होगा नीचे ही, तो उससे पहले एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिसके बाद हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर जाते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है CA बटे में 27 RB। तो आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से कम होता है। और बॉयल टेम्परेचर के बाद एक और टेम्परेचर आता है इंडक्शन टेम्परेचर, वो बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। आप इसे एज इट याद कर लीजिए, ज़्यादा चैप्टर में हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे इसकी इंडक्शन टेम्परेचर की। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इंडक्शन मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है क्रिटिकल कंडीशन पर, जैसे कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, सब निकाल के आप जेड में होता है ना पीवी बटे में एनआरटी है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर रखिए, तो उसकी वैल्यू जेड की आप एज इट इज याद रख लीजिए, इतनी जरूरत नहीं है। 3 बटे में 8 ये वैल्यू आएगी। अब मैं आपको देखिए, अब मैंने आपको मोटी तौर पे पूरा चैप्टर मैंने एकदम समराइज कर दिया। इन्फॉर्मेशन की तरफ भी लेंगे तो बहुत इन्फॉर्माइज कर दिया आपको चैप्टर। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन डोंट वरी, ये वाला मतलब वीडियो खत्म हो चुकी है, मतलब अब जितनी भी चीज़ें थी मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर दी है। न्यूमेरिकल हम एक सेपरेट क्लास लेके इसके डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बहुत, मेरे को उम्मीद है मैंने अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए आपको। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर मत भूलिएगा। और प्लीज़ और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करो यार, हमारा चैनल अभी नया है, प्लीज़ व्यूज़ दिया करो, मतलब सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल में। आपका क्या जाता है, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियो।